हे दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक देखेंगे। यहाँ पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन 250 शब्दों में लिखना होगा और प्रत्येक क्वेश्चन होता है आपका 15 मार्क्स का। और हमने कैलकुलेशन करके निकाला था, तो यहाँ पर हमने पाया कि एक प्रश्न को लिखने के लिए हमें 11 मिनट 45 सेकेंड का समय मिलता है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इस प्रश्न में है, क्या उच्चतम न्यायालय का निर्णय जुलाई 2018 दिल्ली के उप राज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच राजनैतिक कशमकश को निपटा सकता है? परीक्षण कीजिए, उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इंग्लिश में, वेदर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जुलाई 2018 कैन सेटल द पॉलिटिकल इशूज बिटवीन द एलटी गवर्नर एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, एग्जामिन आंसर इन 250 वर्ड्स, जो कि है आपका 15 मार्क्स का। इसमें से कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि जो आपका ये उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट पुराने उपराज्यपाल, एलटी गवर्नर और नवनिर्वाचित दिल्ली सरकार, इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में जो राजनीतिक कशमकश या पॉलिटिकल इश्यूज हैं, क्या इन इश्यूज या इन मामलों को निपटाने में यह उच्चतम न्यायालय सफल रहा है? जो कि ये सन 2018 का करंट का क्वेश्चन है। ये उसी समय पढ़कर उत्तर इसका दिया जा सकता था और आज भी आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में है, आप इस मत से कहां तक सहमत हैं कि अधिकरण सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता को कम करते हैं? उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए भारत के अधिकरणों की संवैधानिक वैधता तथा सचमतता की विवेचना कीजिए, उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इंग्लिश में, हाउ फार डू यू एग्री विद द व्यू दैट ट्रिब्यूनल्स curtail the jurisdiction of ordinary courts in view the above? Discuss the constitutional validity and competency of the tribunals in India. Answer in 250 words. इसमें कह रहे हैं कि आपके पास जो ये आपके सामान्य न्यायालय है, ये जो आपके सामान्य न्यायालय हैं, ऑर्डिनरी कोर्ट्स, ये ऑर्डिनरी कोर्ट्स के पास अधिकरण और अधिकारिता, अधिकरण मीन्स इनके सीमा क्षेत्र और अधिकारिता सीमा क्षेत्र होने के कारण इनकी अधिकारिता कम होती है। तो ये जो अधिकारिता इनकी कम होती है, इस अधिकारिता के संदर्भ में आप जो संवैधानिक वैधता है, इस संवैधानिक वैधता की सचमतता की आप विवेचना कीजिए। वो भी आपको लिखना है 250 शब्दों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें है, भारत एवं यूएस दो विशाल लोकतंत्र हैं, उन आधारभूत सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए जिन पर ये दो राजनीतिक तंत्र आधारित है, उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इंग्लिश में, इंडिया एंड यूएसए आर टू लार्ज डेमोक्रेसीज, एग्जामिन द बेसिक टेनेट्स ऑफ व्हिच द टू पॉलिटिकल सिस्टम्स आर बेस्ड, आंसर इन 250 वर्ड्स। इसमें कह रहे हैं कि जो आपके पास ये इंडिया और जो ये यूएसए है, ये दोनों विशाल लोकतंत्र है, लार्ज डेमोक्रेसीज है। तो ये दोनों विशाल लोकतंत्र किन आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित हैं? इन आधारभूत सिद्धांतों का आप परीक्षण कीजिए और इन्हें बतलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें है, भारत के वित्तीय आयोग का गठन किस प्रकार किया जाता है? हाल में गठित वित्तीय आयोग के विचारार्थ विषय टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में आप क्या जानते हैं? विवेचना कीजिए, उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इंग्लिश में, हाउ इज द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड, व्हाट डू यू नो अबाउट द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द रिसेंटली कंस्टिट्यूटेड फाइनेंस कमीशन, डिस्कस, आंसर इन 250 वर्ड्स। तो इसमें कह रहे हैं कि जो आपका ये वित्तीय आयोग है, ये फाइनेंस कमीशन, इस फाइनेंस कमीशन की अभी हाल में क्या किया गया? गठन। तो इसकी गठन की प्रक्रिया बताइए और इसके जो विचारार्थ विषय टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, इनको भी बतलाइए। ये सन 2018 का करंट से पूरी तरीके क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें है,
भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्व का आकलन कीजिए। विकास परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए पंचायतें सरकारी अनुदानों के अलावा और किन स्रोतों को खोज सकती हैं? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इंग्लिश में एसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द पंचायत सिस्टम इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट apart from government grants, what sources the panchayat Raj can look out the financing developmental projects? आंसर इन 250 वर्ड्स। इसमें कह रहे हैं कि जो आपका पंचायतें होती हैं, पंचायत प्रणाली, तो आपको पता ही होगा कि जो पंचायत प्रणाली होती है वो 3 स्तरों की होती है। पहली आपकी होती है ग्राम स्तर पर, फिर क्षेत्र स्तर पर और फिर जिला स्तर पर। तो इन्हीं पंचायत प्रणाली को हम स्थानीय शासन कहते हैं, पंचायत प्रणाली जो कि लोकल गवर्नमेंट कहलाती है। तो यहाँ पर ये जो पंचायतें होती हैं ये विकास परियोजनाओं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए जो अनुदान प्राप्त करती हैं वो सरकार से प्राप्त करती हैं। किंतु क्या इन पंचायतों के पास कुछ ऐसे अन्य भी स्रोत हो सकते हैं जो सरकार के अनुदान के अलावा भी प्राप्त कर सकते हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है समाज के कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न आयोगों की बहुलता अतिव्यापी अधिकारिता और पकड़ाइयों के दोहरेपन की समस्याओं की ओर ले जाती है। क्या यह अच्छा होगा कि सभी आयोगों को एक व्यापक मानव अधिकार आयोग के छत्र में विलय कर दिया जाए? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। Multiplicity of various commissions for the vulnerable section of the society leads to problems of overlapping jurisdiction and duplication of junctions. Is the better to merge all commissions into an umbrella human rights commission? Argue your case. Answer in 250 words. तो इसमें कह रहे हैं कि जो कमजोर वर्ग होते हैं, वल्नरेबल सेक्शन, कमजोर वर्ग ऐसे वर्ग जो बहुत ही एक प्रकार से कहें जैसे जनजातियां, और ये कमजोर वर्ग बहुत ही संवेदनशील वर्ग होते हैं, अर्थात समाज में सबसे अधिक यही गरीब टाइप के होते हैं। तो इन कमजोर वर्गों के लिए जो ये विभिन्न आयोग बनाए जाते हैं, इन विभिन्न आयोगों के अधिक होने के कारण अधिकारिता और कार्यों के दोहरेपन के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इन सभी आयोगों को मिलाकर हम एक आयोग बना दें जो कि व्यापक मानव अधिकार आयोग, अम्ब्रेला ह्यूमन राइट्स कमीशन के रूप में हमारे सामने प्रकट होगा। तो इस पर आप अपना तर्क दीजिए कि क्या हाँ ये एक आयोग बनाना सही होगा कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रश्न में है आप इस मत से कहां तक सहमत है कि भूख के मुख्य कारण के रूप में खाद्य की उपलब्धता में कमी पर फोकस भारत में अप्रभावी मानव विकास नीतियों से ध्यान हटा देता है? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इंग्लिश में हाउ फार डू यू एग्री विद द व्यू दैट अ फोकस ऑन लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एट द मेन कॉज ऑफ हंगर टेक्स द अटेंशन अवे फ्रॉम इनइफेक्टिव ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसीज इन इंडिया? आंसर इन 250 वर्ड्स। तो इसमें कह रहे हैं कि जो भूख होती है या किसी व्यक्ति की जो भूख होती है, इसका मेन कारण बताया जाता है कि खाद्य की अनुपलब्धता है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। किंतु वास्तव में यह नहीं है, असली में यह है कि अप्रभावी मानव विकास नीतियों पर ध्यान न देना ही भूख का कारण है। इस पर आप अपने विचारों को दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है नागरिक चार्टर संगठनात्मक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व का एक आदर्श उपकरण है, परंतु इसकी अपनी परिसीमाएं हैं। परिसीमाओं की पहचान कीजिए तथा नागरिक चार्टर की अधिक प्रभाविता के लिए उन उपायों का सुझाव दीजिए। उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। इंग्लिश में द सिटीजन्स चार्टर इज द आइडियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसपेरेंसी एंड accountability, but it has its own limitation. Identify the limitations and suggest measures for greater ineffectiveness of the citizen charter. तो यहाँ पर कह रहे हैं आंसर इन 250 वर्ड्स में देना है।
यहाँ पर जो आपका ये नागरिक चार्टर होता है, नागरिक चार्टर आपको बता दे कि सरकार और वहाँ की जनता के बीच में होने वाले कार्यों के विषय में पूरी तरीके से पारदर्शिता की हम बताएंगे कि हम आपके लिए क्या करेंगे। तो इसकी जो पारदर्शिता अर्थात ट्रांसपेरेंसी, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, तो इसके मामले में तो एक आदर्श उदाहरण पेश करता है, किंतु इस नागरिक चार्टर की कुछ सीमाएं, कुछ लिमिटेशंस हैं, तो इन लिमिटेशंस को आप पहचान कर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है यदि व्यापार युद्ध के वर्तमान परिदृश्य में विश्व व्यापार संगठन WTO को जिंदा बने रहना है तो उसके सुधार के कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं, विशेष रूप से भारत के हित को ध्यान में रखते हुए बतलाइए। उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है इंग्लिश में। व्हाट आर द की एरियाज ऑफ रिफॉर्म इन द WHO हैज टू सर्वाइव इन द प्रेजेंट कंस्टेंट ऑफ ट्रेड वार स्पेशलिटी कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। आंसर इनटू 50 वर्ड्स, जो कि होगा आपका 15 मार्क्स का। इसमें कह रहे हैं कि जो आपका ये WTO है, इस व्यापार युद्ध के समय में अपने आप को सर्वाइव या अपने आप को जिंदा रखने के लिए उसे अपने उन प्रमुख क्षेत्रों को सुधारना है। और ये प्रमुख क्षेत्र किसके ध्यान में रखते हुए हमें लिखना है उत्तर, इंडिया के ध्यान में रखते हुए हमें इन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान कर कर इसका उत्तर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है इस समय जारी अमेरिका ईरान नाभिकीय समझौता विवाद भारत के राष्ट्रीय हितों को किस प्रकार प्रभावित करेगा। भारत को इस स्थिति के प्रति क्या रवैया अपनाना चाहिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इन व्हाट वेज वुड द ऑनगोइंग US ईरान न्यूक्लियर पैक्ट कंट्रोवर्सी अफेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। हाउ शुड इंडिया रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन। आंसर इन 250 वर्ड्स। तो इसमें कह रहे हैं जो आपका ये USA और यहाँ पर जो ईरान, इनके मध्य जो नाभिकीय समझौता विवाद है, न्यूक्लियर पैक्ट कंट्रोवर्सी, इसको ये जो है इससे राष्ट्रीय हितों में क्या प्रभाव पड़ेंगे और इस नाभिकीय समझौता विवाद की स्थिति में हमारे देश भारत को क्या करना चाहिए। तो आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दें कि जो कि आपके जितने भी सारे IR से क्वेश्चन होंगे, लगभग आपके 99% सारे के सारे क्वेश्चन करंट से ही होंगे। थैंक यू एंड सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सन 2017 के क्वेश्चन पेपर लेकर। थैंक यू एंड सो मच।